प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र को किस तरह से हल करें, इस पर चर्चा करते हैं। परीक्षाओं का समय है। हर विद्यार्थी के मन में ये रहता है कि परीक्षा में मेरी स्थिति क्या रहेगी, क्या मैं प्रश्न पत्र को भली भांति हल कर पाऊंगा, क्या मेरा परीक्षा परिणाम बेहतर रहेगा। और अक्सर ये सोचते सोचते वह तनाव में आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें किसी भी तरह के तनाव से मुक्त रहना है। ये किसी भी परीक्षा का पहला मंत्र है कि परीक्षा देते जाते समय आप तनाव मुक्त रहें। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे ताकि हमको परीक्षा देते समय किसी भी तरह का तनाव न हो। तो पहली बात जो ध्यान करनी है, हमें तनाव मुक्त रहना है। दूसरी जो हमारी आवश्यकता होती है वो ये है कि जिस विषय की परीक्षा देने हम जा रहे हैं उस परीक्षा में हमसे क्या पूछा जा सकता है, वो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर हमको प्रश्न पत्र को हल करने में समस्या आएगी। तो आज हम कथा साहित्य, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में प्रथम वर्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए रखा गया है, उसमें जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हमें देखनी है, क्या बात हमको जाननी चाहिए। पहली जो विषय वस्तु है वो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है। फिर उस पाठ्यक्रम को प्रश्नों के रूप में किस तरह से रखा जा रहा है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हम उसको हल किस तरह से करें। ये तीन चरण हमारे मुख्य तौर पर इसमें होंगे। तो पहली जो बात है वो ये है कि हमारे को कुल कितनी इकाइयों में हमारे पाठ्यक्रम को बांट करके हमें बताया गया है। यहाँ मैं बता देता हूँ कि हमारे इस पाठ्यक्रम को कुल 5 इकाइयों में बांट कर रखा गया है। सर्वप्रथम पहली इकाई है, उसमें एक उपन्यास रखा गया है धूल पौधों पर, जो गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसमें जो बातें बताई गई हैं वो आपने पढ़ ली होगी अपने साल भर में, और अपने पाठ्यक्रम पे विचार भी कर चुके हैं। इस उपन्यास पर हम अध्ययन भी कर चुके हैं जब हमारी कक्षाएं हो रही थी। दूसरी जो इकाई है उसमें 6 कहानियां रखी गई है। उसने कहा था पहली कहानी, मंत्र दूसरी कहानी, मधुआ तीसरी कहानी, पठार का धीरज तीसरी कहानी, चौथी कहानी, गदल 5वीं कहानी, 25 चौका 150 छठी कहानी के रूप में आपके इस पाठ्यक्रम में और इस इकाई में जो प्रथम इकाई के रूप में रखी गई है उसमें रखी गई है। तीसरी इकाई के अंतर्गत फिर 6 कहानियां रखी गई है। ऊंचाई जो मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है, दूसरा चमत्कार जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई है, नगर रसायन राजी सेठ द्वारा लिखी गई है, 5वां बेटा नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई है, अगली कहानी अनहद नाद सुरेश बत्रा द्वारा लिखी है, और अधूरी तस्वीरें जो मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित हैं। चौथी इकाई में फिर 5 कहानियां रखी गई है। हमारे कथा संग्रह जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया उसमें कुल 17 कहानियां रखी गई हैं, तो 12 आ चुकी हैं और 5 बची हैं। वो कहानियां इस चौथी इकाई के अंतर्गत रखी गई है। गुलजी गाथा पहली कहानी है जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखी गई है। फांसी दूसरी कहानी है जो मणि मधुकर द्वारा रखी गई है। हारमोनियम और ग्रामोफोन तीसरी कहानी है जो हरदर्शन सहगल द्वारा लिखी गई है। 5वीं कहानी जमीन से हटकर हेतु भारद्वाज द्वारा रचित, और बाड़े का कुत्ता मालचंद तिवारी द्वारा रचित 5वीं कहानी है। तो ये 4 इकाइयाँ हो गई। ये चारों इकाइयाँ हमारे उपन्यास और कहानियों से जुड़ी हुई है। 5वीं इकाई इनसे हट करके है, जिसमें हमें ऊपर जो कहानियाँ और उपन्यास दिए गए हैं
उनको समझने में सहायता मिलती है। तो हमें इसके अंतर्गत उस विषय वस्तु का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं कि कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, इनका विकास किस तरह से हुआ है और ये इनकी विकास यात्रा, इनकी परिभाषा, इनका अर्थ किस तरह से रहा है, वो हम पढ़ करके आए हैं और उसी के बारे में बताया जाना है। ये एक अलग इकाई करके दी गई है। अब हम इन इकाइयों के बारे में जान चुके हैं। अगली बात जो जानेंगे वो ये है कि इस पेपर को किस तरह से बांटा गया है। तो ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि कुल मिलाकर के खंड 3 आएंगे इस प्रश्न पत्र में। इकाइयाँ तो 5 है लेकिन खंड 3 आएंगे। अब उन 3 खंडों में क्या क्या आना है वो स्पष्ट किया गया है और वो हमें पूरी तरह से ध्यान में भी रहना चाहिए। खंड ए कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों का होगा, 20 प्रश्नों का होगा कुल, और 10 प्रश्न होंगे जो लघुतरात्मक होंगे और प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल इकाइयाँ 5 है और प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो स्वतः ही 10 प्रश्न हो जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न करना इसमें अनिवार्य होगा। दूसरा खंड जो है वो व्याख्या से संबंधित होगा। कुल 7 व्याख्याएं आएगी जिनमें से 5 व्याख्याएं हमको हल करनी होगी और प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की होगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के व्याख्याओं का अंक भार 40 होगा। और तीसरा खंड जो है वो आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक प्रश्नों के रूप में होगा, जिसमें हमें बड़े प्रश्नों को हल करना होगा। कुल 4 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। और कुल मिलाकर के इन विवरणात्मक प्रश्नों का या आलोचनात्मक प्रश्नों का अंक भार होगा 40। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये पूरा प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। अब अगली जो बात आती है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर जिसमें विद्यार्थी चूक कर जाता है कि हम प्रश्न पत्र को हल किस तरह से करें। हमारा जोर आज इसी पर रहेगा। परीक्षा में आप आधा घंटे पूर्व पहुंचें और पहुंचने से पूर्व आपकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर लें ताकि परीक्षा के दौरान में आपको पानी, पेशाब इत्यादि की ज़रूरत कम से कम पड़े। उसके बाद हम अंदर जा कर के और रोल नंबर देख करके कमरे में जाके बैठ जाएंगे। जो कमरा हमको, जो सीट हमको उपलब्ध करवाई जाती है उस रोल नंबर को देख करके हम वहाँ बैठ जाएंगे। हमको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और उत्तर पुस्तिका में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो हमको करनी होगी। जो हमारी व्यक्तिगत जानकारियाँ, हमारे रोल नंबर, हमारा जो पेपर है वह है, और इसके अलावा उस दिनांक की, पारी की, इस संबंध में परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ इसमें पूछेंगे जो आप ढंग से पढ़ करके उसको भर दें। और यदि कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप जो इन्विजिलेटर, जो वीक्षक वहाँ है, उससे पूछ लें। जब घंटी लगेगी परीक्षा शुरू होने की तो आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। अक्सर हम करते हैं कि मिलते ही हम पन्ने पलटते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखना चालू कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। प्रश्नों का उत्तर देते समय इस जल्दबाजी के कारण ही हमसे गलतियां होती है, इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें प्रश्न पत्र मिलते ही बिल्कुल ध्यानपूर्वक आराम से उसको पढ़ना है, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है और उस प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको ध्यान से देखना है।
मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन कीजिए या विस्तृत वर्णन कीजिए, या एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के इतिहास का वर्णन कीजिए। हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे, जहाँ भाषा का इतिहास पूछा गया है वहाँ इस गलती के फलस्वरूप हम साहित्य का इतिहास लिखाते हैं, और जहाँ साहित्य का इतिहास पूछा गया है वहाँ भाषा का इतिहास लिख के आ सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हम प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि उसमें पूछा क्या गया है। ये आवश्यक नहीं है कि हमको प्रत्येक प्रश्न आए, तो उसके लिए घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, एक प्रश्न नहीं आएगा, दो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन हमारे से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% किसी को भी नहीं आता है। आप जब प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एक उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि इस प्रश्न को मुझे किस तरह से हल करना है, और कुछ मूल बातें यदि हो सके तो रफ पन्ना जो पीछे के पन्ने को बना के और उस पे मुख्य मुख्य बिंदु आप लिख लें। प्रश्न पत्र पे कुछ नहीं लिखें। उससे क्या होगा कि जब आप प्रश्न हल कर रहे होते हैं, अन्य विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे होते हैं, तो आप किसी विषय वस्तु से संबंधित कोई तथ्य भूल जाते हैं और फिर घबराहट होती है। उससे बचने का सबसे सही तरीका है कि हम मूल बिंदु उस रूपरेखा के साथ पीछे के पृष्ठ में रफ कार्य के रूप में लिख लें। इस कार्य में हमको लगभग 5 से 7 मिनट लगाने चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे को प्रश्न पत्र को हल करने में कुल 180 मिनट का समय मिलता है, तो हमें 5 से 10 मिनट यहाँ लगा देने हैं और उससे हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न पत्र जो दिया जाता है आपको हल करने के लिए, उसका समय इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक विद्यार्थी उसको लगभग 2.5 घंटे में पूरा कर ले। लिखने का जो कार्य है मूल रूप से वो 2.5 घंटे में पूर्ण हो जाए, इस तरह से उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से लेकर के 10 मिनट का समय इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ने और उसकी रूपरेखा बनाने के लिए दिया जाना चाहिए। फिर हमें तय कर लेना चाहिए कि इस प्रश्न को कितना समय देना है। जब आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कि आपको कौन सा प्रश्न किस तरह से आ रहा है। लगभग एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क में हो जाती है। तो एक प्रश्न के लिए लगभग कितना समय मिल सकता है? 180 में से 10 और 10 20 मिनट आप घटा के देखेंगे तो आपके 140 मिनट होते हैं, या 130 मिनट मान लीजिए। तो उस 130 मिनट में 140 मिनट होता है, तो 20 मिनट गए तो 160 मिनट होता है। आप 150 मिनट मान लीजिए। तो सबसे अधिक समय आप उस प्रश्न को दीजिए जो आपको सबसे अधिक आता है। एक बात मैं यहाँ बीच में आपको बता देना चाहूँगा कि आप पहला जो प्रश्न है उसको पहले ही करें और क्रमवार करें, प्रश्नों को उल्टा सीधा न करें। उससे क्या होता है कि कई बार प्रश्न को जांचने में वीक्षक को दिक्कत होती है और वह भली भांति इसकी जांच नहीं कर पाता है। और आप प्रश्नों का क्रमांक जरूर लगाएं कि कौन सा प्रश्न किया गया है, किस प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है। तो अब चलते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को हम कितना समय दें। तो यदि हम सीधा सीधा इन 3 खंडों में बांट दें तो प्रत्येक खंड का हमको समय मिलता है लगभग 50 मिनट। तो ये 50 मिनट में हम किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे कम समय का, सबसे कम अंक का भार जो है उसमें हम कम कर देंगे समय को। तो हमें जो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 अंकों के, उनको हम 15-15, 20-20 शब्दों में लिखना होता है। और यदि हमको आ रहे हैं तो हम उनको बड़ी आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो इसमें हम 50 मिनट देने की जगह
30 मिनट दे करके अपना काम चला सकते हैं और 30 मिनट से पहले भी कर सकते हैं। तो जितना समय बचा लेंगे वो हमें फिर आगे के प्रश्नों को करने में हमारा सहयोग करेगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप बिना वजह कोई अधिक समय न दें। दूसरा खंड जो है वो आता है व्याख्याओं का। तो आपको कुल 5 व्याख्याएं करनी होगी। तो आप ये 50 मिनट, जिसमें हम पहले वाले में से 10 मिनट बच गए हैं वो भी जोड़ देते हैं तो 60 मिनट हो जाते हैं। तो 1 घंटे के लगभग में हमको ये इकाइयाँ करनी होती है। तो हम यहाँ पर फिर एक बार कहते हैं कि 1 घंटे की जगह हम 1 घंटा 10 मिनट का समय देते हैं। तो इसमें 35 मिनट का समय आपको मिल जाता है। 35 मिनट आपको 5 प्रश्न करने हैं। तो आपको 70 में 5 का भाग देने पे लगभग 14-15 मिनट आपको प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक व्याख्या को करने में मिल जाता है। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे व्यवस्था आप घड़ी से ध्यान रखिए कि होता है। तो एक प्रश्न में यदि हमें अधिक समय लग जाता है तो दूसरे में कम भी मिलता है, तो दोनों मिलाकर के व्यवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से व्याख्याओं को भी हम समयानुसार पूर्ति करेंगे, जिससे कि हमारे को अक्सर विद्यार्थी जब शिकायत करते हुए निकलते हैं कि हमें प्रश्न तो आ रहा था, उत्तर आ रहा था, लेकिन हम उसको हल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो समय का प्रबंधन आपको करना आवश्यक है। खंड 6 में आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है और आप इसको 40 मिनट का समय मान लीजिए। तो 20-20 मिनट एक प्रश्न में दिए जाने हैं। यदि पूर्व में कम समय लगा है, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो उसका समय आप इधर दे सकते हैं। तो समय ज़्यादा कम किया जा सकता है, वो आपकी सुविधा अनुसार होता है। उसमें कोई ये जड़ता नहीं है कि आपको इतने समय में ये प्रश्न करना ही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में हम, इससे पहले मैं एक बार पहले व्याख्या वाले में जाता हूँ। तो व्याख्या वाले में आपको लगभग 1.5 पृष्ठ के आसपास में करना है। अब व्याख्याएं हमें किस तरह से करनी है? सबसे पहले आप व्याख्याओं में संदर्भ लिखेंगे, फिर आप प्रसंग लिखेंगे और फिर आप व्याख्या लिखेंगे। और व्याख्या के बाद यदि उसमें आपको कुछ विशेष नज़र आता है तो उस विशेष को पहचान करके इसमें आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपको ये 5 व्याख्याएं पूरी करनी होगी। विवरणात्मक प्रश्नों में आपने प्रश्न जो पढ़े हैं, ढांचा आपने दिमाग में पहले से बना लेना है। फिर उस ढांचे के अनुसार आपको इस प्रश्न को हल करना है कि हम इस प्रश्न को किस तरह से लिखना शुरू करें, किस तरह से इस प्रश्न को आगे बढ़ाएं और किस तरह से इस प्रश्न का समापन करें। तो इस तरह से हम बिना किसी समस्या के अपने को जो प्रश्न आ रहे हैं, जो उत्तर उसके हम दे सकते हैं, उसको बिना किसी समस्या के हम हल कर लेंगे। अब सवाल आता है कि इनमें से कुछ समय बच जाता है जो हमने पूर्व में व्यवस्था करके रखी थी। आप पूरे प्रश्न पत्र को दोबारा देखिए, अपनी कॉपी को दोबारा देखिए कि आप कौन सा प्रश्न कर पाए हैं, कौन सा नहीं कर पाए, या कोई प्रश्न करते समय कोई बात आप भूल गए हों और बाद में लिखने के लिए छोड़ दी हो, तो उसको देखें कि कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं गई है। फिर छूटी हुई चीज़ों को दोबारा करें। या कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है और आपने पहले छोड़ दिया है, तो उस प्रश्न को यहाँ हल करने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे वो प्रश्न हल उसी जगह करें उत्तर पुस्तिका में जहाँ पर कि उसको होना चाहिए था, जिस क्रम पर कि उसको होना चाहिए था। तो अधिकांश बातें इसमें मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना हो तो इस व्याख्यान के पश्चात मेरे से आप पूछ सकते हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि परीक्षा में जाते समय आप किसी भी तरह की कोई घबराहट आपके मन में नहीं हो, पूरी मजबूती के साथ जाएं। आपने घबराहट पर विजय पा ली तो ये मान लीजिए कि 50% विजय आपने प्रश्न पत्र को हल करने में प्राप्त कर ली है। निश्चित तौर पर आपके अंक अच्छे आएंगे जो आपके उज्जवल भविष्य को बनाने में सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।